बहुत बहुत स्वागत है सभी का एनवायरमेंट की हमारी एक और क्लास में। यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका। स्टॉप प्रेजेंटिंग हो गई है गलती से। स्लाइड शो नहीं हो रहा है, हो रहा है। प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन? जी मैम। ओके, थैंक यू। चलिए पहले रिवीजन करते हैं। आज हम कम पढ़ाएंगे, आप लोगों से ज्यादा पढ़ेंगे। उसमें से भी प्रीति मैम का आज इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा, अगर उनको कोई वहां पर ऐसा प्रॉब्लम ना होगा तो। जल प्रदूषण हम पढ़ रहे थे, एयर पोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया था और हमारा थोड़ा सा जल प्रदूषण हुआ था, कुछ भाग उसका बचा हुआ था, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। क्या पढ़ा था हमने पहले? जल प्रदूषण में क्या होता है? जल प्रदूषण जो जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण होते हैं, उनमें किसी भी तरह का चेंज जो आता है, किसी भी कारण से, किसी भी प्रदूषक के कारण से जो उनमें चेंज आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। ये कारण मानव जनित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। और क्या करते हैं ये? जो एक पेयजल होता है उसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं। उपयुक्त जल होता है जो किसी भी तरह से कृषि के लिए या हमारे यूज के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो उसकी क्वालिटी होती है उसको घटा देते हैं। अवनयन मतलब घटा देना, उसको कम कर देते हैं, जिससे वो वैसा उपयोगी नहीं रह जाता है जिसके लिए वो जाना जाता है। इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब इसके मुख्य स्तोत्र क्या है, मतलब सोर्सेस क्या क्या हैं, कहाँ से ये जल प्रदूषण होता है? इनको मेनली 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। एक तो पॉइंट सोर्स और दूसरे हमारे नॉन सोर्स पॉल्यूशंस। इसमें जो डायरेक्ट मिल जाता है नालियों का, सीवेज का, जो डायरेक्ट किसी मेन वाटर सोर्स में मिल जाता है, इकट्ठा एक मात्रा में इकट्ठे जा रहा है, लगातार जा रहा है, उसको हमने इसमें रखा है। और दूसरा जो है उसके अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे धोबी घाट हमने पढ़ा था, खुले में शौच, पशुओं के शव, कृषि क्षेत्र का बहाव, इस टाइप से, या शहर के वर्षा जल के कारण जो होता है उसको हमने नॉन सोर्स पॉल्यूशंस में रखा था। नॉन पॉइंट आएगा यहाँ पर, पॉइंट सोर्स, पॉइंट लिखना रह गया है, अबिंदु है ना, ये बिंदु, ये अबिंदु, तो यहाँ इंग्लिश में पॉइंट रह गया, छूट गया है, उसको ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसके आगे क्या देखना था हमें? भूमिगत जल प्रदूषण क्या होता है ये हम आज समझते हैं। यहाँ से औद्योगिक, नगरीय एवं कृषि अपशिष्टों से युक्त जल के रिस्कर मतलब जो देखते हैं ना हम कि धीरे 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 रिसाव होता रहता है, बहता रहता है, जाता रहता है। जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन रहती है सीवेज की, घर के बाहर बाहर जो कई मल्टीज होती है उसमें हम देखते हैं पीछे पीछे को बहुत सारे पाइप्स डले रहते हैं। कई बार उनमें से क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती, कहीं से टूट जाता है, कुछ हो जाता है, टूटता नहीं है, मान लो एक दरार ही निकल गई, उस दरार में से बूंद बूंद रिसता रहता है और धीरे धीरे ऐसे करके ये कहीं ना कहीं मिट्टी में जाते रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? ये भूमिगत जल प्रदूषण हो रहा है। दूसरा, स्वच्छ पानी की कुल मात्रा में भूमिगत जल का लगभग 30% है। यह लगभग 1.5 बिलियन मतलब अरब लोगों के लिए जल का प्राथमिक स्रोत है। इतने लोग काय पे डिपेंड है? भूमिगत, जो ट्यूबवेल या बोरिंग करवाते हैं अपने अपने घरों में, कहीं भी मकान आपको बनाना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहां पर बोरिंग कराते हैं ताकि हमारे घर में ही पानी रहे, हमको यहाँ वहां से डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो लगभग ये परसेंट कितना है? 1.5 बिलियन
लोग इस पे डिपेंड है जो केवल भूमिगत जल से ही अपने पेयजल की पूर्ति करते हैं। अब इसमें प्रदूषण भी देख लिया हमने, फिर जल प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं ये हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था कि जल में घुलित ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है, और जब ये डिस्टर्ब हो जाती है तो वही जल प्रदूषण हो जाता है, डीओ में कमी आ जाती है। इसके दो लेवल हमने देखे थे, 8.0 अगर है मिलीग्राम से कम है, अगर 8.0 मिलीग्राम लीटर से कम हो गई है ऑक्सीजन मिलीग्राम पर लीटर, एक लीटर में 8.0 मिलीग्राम भी नहीं है या उतनी है तो क्या है, कम प्रदूषित है, संदूषित है, हो रहा है, प्रदूषित होना स्टार्ट किया है। लेकिन अगर आधी हो गई है इससे और भी कम है तो मतलब बहुत ही ज्यादा प्रदूषित वह जल कहा जाएगा। फिर बीओडी हमने पढ़ा था, बीओडी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, मीन्स जो वहां पर कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा है ऐसे वाले पदार्थ को अपघटित करने के लिए, मतलब जलाने के लिए, या उनको अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, कोई चीज किसी चीज से जिस चीज से मिली हुई है उसमें क्या करना है, तोड़ देना, उसको वापस से उसको अपने अपने चीजों में तोड़ देना, क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। एक सेकेंड, तो इसको इसके इस काम के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत है वह है या नहीं है, उसके लिए यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। जहां उच्च बीओडी है वहां डीओ निम्न होगा। जहां जल की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटन का पता चलता है, साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए बीओडी को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये हमने कल पढ़ लिया था। सीओडी भी पढ़ लिया था कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। उसके बाद हमने सर्वाधिक संभाव्य संख्या, ये हमको पढ़ना है, जिस जल में जल मल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें इकोलाई, ये मैंने एक होमवर्क दिया था कि इकोलाई के बारे में पढ़ना है, किसी ने पढ़ के आए हैं इकोलाई के बारे में? यस मैम। क्या होता है इकोलाई? मैम इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये भी पढ़े थे कि यूटीआई में 75 से 95% जो कारक होता है वो इकोलाई होता है। हाँ, और ये ऐसे ऑलमोस्ट मतलब ये डले रहते हैं हमारी आंतों में। इकोलाई बैक्टीरिया से मैम विटामिन के बनता है बॉडी में, अच्छा, वो हाथों में रहता है और बनाता है। अच्छा, विटामिन को तो नेचुरल सोर्स नहीं है, वो बॉडी में ही मिलता है, ओके, वो इकोलाई बैक्टीरिया ही बनाता है। ठीक है। प्रीति मैम से पूछना चाहूंगी मैं, मैम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इकोलाई पर। मैम इकोलाई बैक्टीरिया एक गुड भी होता है, हार्मफुल भी होता है। जैसे ये पानी के कॉन्टामिनेटेड उसमें रहता है, ये जब ये पनपता है तो ये डायरिया का कॉजेस करता है। जो सर ने भी बताया विटामिन के उसमें डिफिशियंसी होने लगती है। इकोलाई जी, मतलब जैसे जनरली हम इसे ट्रेस नहीं कर सकते बिल्कुल, उसमें जैसे कॉन्टामिनेटेड फूड है, वाटर है, इसमें होता है। जैसे डायरिया, कॉलरा जो बोला जाता है छोटे बच्चों को जो बहुत होता है डीवीडी, वो इसी वजह से ही होता है। और जी, जैसे मैम इस इकोलाई का एक और रीजन अभी टाइफॉइड में भी इसके कुछ परसेंटेज पाए गए हैं। अभी नया रिसर्च में ये मिला है कि टाइफॉइड भी इन्हीं की वजह से, इनकी ग्रोथ कम होने की वजह से होता है ऐसा। जी, बिल्कुल कोलाइटिस सही। जैसा है, हाँ कोलाइटिस भी रीजन ये इकोलाई का, जो जनरली सोनोग्राफी में नहीं आती। और आजकल 50 से 60-70% लोगों को आईबीएस कोलाइटिस इसी बैक्टीरिया की वजह से ही। हाँ, एकदम सही बताया है आपने। जैसे हमने एक चीज और पढ़ी थी ओजोन के बारे में कि ये मित्र भी होती है और शत्रु भी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पे। ऐसे ही इकोलॉय भी है, हमारी बॉडी के अंदर रहता है, हमें पता नहीं चलता, हमेशा हमें ऐसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी मात्रा अगर बढ़ गई है हमारे अंदर, ये ज्यादा हो गया है, या कहाँ से जिस जगह से ये आया है वहां
से ये हार्मफुल वाली अपना स्वरूप लेके आया है, तब फिर ये हमको नुकसान पहुंचाता है। तो ये इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद आज से हमारा ये मेन क्या रहेगा, हमारा पर्यावरणीय मुद्दे का पार्ट 6 आज होगा। जल प्रदूषण को हम आगे बढ़ाएंगे और नॉइस पोल्यूशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मे भी हम आज सारे टाइप के पोल्यूशन पढ़ पाए। तो आगे हम बढ़ते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जल प्रदूषण का? प्रदूषित पदार्थों के आधिक्य के कारण, मतलब पॉल्यूटेंट्स अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रदूषित पदार्थों की बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। और जैवनाशक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स और भारी धातु, ये एग्जांपल्स याद रख लीजिएगा नोट करके। पारा मीन्स आपका जो मरकरी होता है, सीसा मीन्स लेड, कैडमियम, तांबा मीन्स कॉपर, चांदी मीन्स सिल्वर और ईटीसी। ये इस टाइप के जीवों की विभिन्न प्रजातियों को सीधे नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर देते हैं। उच्च तापमान पर ऑक्सीजन का विलय कम हो जाता है, मतलब उच्च तापमान पर ऑक्सीजन की जो डाइल्यूट होने की क्षमता है वो कम हो जाती है। फिर डीओ की मात्रा लवणता घटने पर घटती है, मीन्स अगर ज्यादा नमकीन पानी है तो उसमें डीओ कम होगी, और दाब बढ़ने पर, प्रेशर ज्यादा है तो बढ़ेगी। क्लोराइड, जिंक, क्रोमियम, भारी धातुएं, हैवी मेटल्स, पारा, यूरेनियम, कैडमियम आदि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माने हैं। ठीक है, ये नाम जब याद रखिएगा कि हमारे यहाँ का जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है उसने किस किस को माना है उत्तरदायी, उसमें ये सारे नाम आपको याद रखने, एक लिस्ट बना के। नेक्स्ट मैम पिछली वाली स्लाइड दिखाओ ना जी। ये लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, मतलब पानी को शुद्ध करते हैं। कौन सी चीज? पारा, यूरेनियम और कैडमियम। शुद्ध नहीं, शुद्ध कर रहे हैं ठीक है, लेकिन किसी भी चीज की आप किस फॉर्म में उसको मिल रहा है वहां पर और कितनी मात्रा में मिल रहा है। हम जरूरत से ज्यादा हर चीज जब मिला रहे हैं, शुद्ध करने के लिए मिला रहे हैं तो शुद्ध करेगा, ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से जितना है वो शुद्ध करेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं ना। जब एक्स्ट्रा कोई भी चीज पहुंचेगी तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है और फिर वो गड़बड़ करता है। ठीक है मैम? जी मैम। ओके, इससे पहले स्लाइड, पहले वाली स्लाइड ये जी इसमें मैम लिखा हुआ है कि प्रदूषित पदार्थों को अधिक का, और यहाँ पे ये जो है गलत, ये नहीं आएगा, घट जाती आएगा यहाँ पर। ठीक है ओके मैम जी। नेक्स्ट ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब मानव स्वास्थ्य पर क्या। हमारा जो थर्ड टॉपिक है और फोर्थ टॉपिक है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कंपेरेटिव। उन्होंने पूछा है ना, फोर्थ टॉपिक में सिर्फ यही है कि जो पॉल्यूटेंट्स है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है मानव स्वास्थ्य पे। तो हम हर पॉल्यूशन के बाद में साथ साथ इफेक्ट लेकर चल रहे हैं। तो अब जल वाले हम देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अगर संक्रमित जल का सेवन किया जाए तो क्या हो जाता है, पीलिया, हैजा। पीलिया मीन्स होता है जॉइंटिस, हैजा टाइफाइड, अतिसार, हैजा को बोलते हैं कोलेरिया, अतिसार मीन्स जो दस्त, डायरिया, हेपेटाइटिस, किडनी फेल्यूर, इस टाइप के जो रोग हैं वो संक्रमित जल से हो सकते हैं। पारायुक्त मीन्स मरकरी वाला जो जल है, अगर उसको पी लिया तो उसके सेवन से यहाँ पर मिनीमाटा नाम का जो जापान में एक बुखार आया था वो बहुत फेमस हुआ था। इसको भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे आया था, कब आया था, 1956 में आया था ये। फिर कैडमियम प्रदूषण, इटाई रोग कैडमियम की वजह से होता है। ये आपको ना सही जोड़ी के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से कि कैडमियम से क्या होता है, इटाई होता है, पारा से क्या होता है, मिनीमाटा होता है, पीलिया, हैजा, ये कैसे होते हैं। ऐसे संक्रमित जल से लिखा हुआ आ जाएगा। सीसा से क्या होता है, और इससे क्या होता है, इटाई के अलावा हड्डियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द और लीवर
एवं फेफड़ों का कैंसर तक हो सकता है कैडमियम से। तीसरा मीन्स आपका जो लेड है, लेड युक्त जल से क्या होता है, एनीमिया मतलब खून की कमी। सिर दर्द, सिर दर्द में आजकल माइग्रेन हर किसी को हम देखते हैं, हर दूसरे व्यक्ति को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है। मांसपेशियों की कमजोरी एवं मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव दिखाई देते हैं। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल द्वारा एस्बेस्टोसिस फेफड़ों के कैंसर का एक टाइप है। ये हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा, नया शब्द लगेगा आपको एस्बेस्टोसिस। ये कैसे होता है एस्बेस्टस? एस्बेस्टस भी एक क्या है, आपका मिनरल है, जो मतलब आप जिसको माइन के थ्रू निकालते हैं, खनन के द्वारा निकाला जाता है। फिर भूमिगत जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हमने ऐसे ही देखा था कि जो बाहर नदियों में है उस जल में हम देख रहे थे, या ऐसे जो दिखाई देता है। लेकिन ये हम अगला देख रहे हैं कि जो भूमिगत जल है, रिस के, जो अभी हमने पढ़ा था कि रिस के जो चली जाती हैं चीजें जल के साथ में भूमि में, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम है मिथेमोग्लोबिनेमिया। पेयजल में नाइट्रेट की, अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखिए ना से होता है नाइट्रेट और ना से होता है नीला, और ब्लू का मतलब होता है नीला। ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब नाइट्रेट की कमी से होता है, नीले की कमी से, नाइट्रेट की कमी से ये नीला वाला सिंड्रोम होता है। ऐसे आप कोई भी चीजों को कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के खिचड़ी बना के याद रखने के लिए अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से होता है ये। कम मात्रा भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से हमको टिक करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ब्लू बेबी देख लिया, नाइट्रेट देख लिया और हमने टिक कर दिया, उसमें आपको कमी या अधिकता भी देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्वेश्चन में मान लीजिए दोनों दे दिए, एक में कमी दे दिया, एक में अधिकता दे दिया, आपने गलत अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। यह नवजात शिशुओं के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मिथेमोग्लोबिन बनाता है, जिसमें भी ये ग्लोबिन लगा रहता है, मीन्स प्रोटीन होता है किसी टाइप का, बनाता है जो ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। ये एक ही टाइम आएगा, जो ऑक्सीजन परिवहन मीन्स ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही, क्योंकि हीमोग्लोबिन पे बताया था आपको कि बस की तरह काम करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए, उसी पे सवार होके हीमोग्लोबिन पूरे ब्लड में, मतलब जहां से जहां जाना रहता है उसको फेफड़ों तक पहुंचता है हार्ट से, और हार्ट फिल्टर करता है, फिर लंग्स उनको फिल्टर करते हैं, फिर वो अपनी जगह पे एक्सचेंज होकर और जाता है, शुद्ध होकर फेफड़ों के अंदर वापस से हार्ट के पास जाता है। तो बस का काम कर रहा है हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन में ही प्रॉब्लम हो गई तो फिर ऑक्सीजन का ही परिवहन, मतलब जो उसका आना जाना है, ट्रेवलिंग, उसकी खराब हो जाएगी। इससे शिशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो बाल मृत्यु दर है उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा रही है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, दांतों में दर्द होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और आर्सेनिक युक्त जल के प्रयोग से क्या होता है, ब्लैक फुट चर्म रोग। कई लोगों को देखा है ना, पैरों में वो काला काला सा हो जाता है, झाई सी पड़ जाती, बहुत वैसा हो जाता है, उसको काटते भी हैं, कई बार ट्रीटमेंट भी ऐसे करवा लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, इसकी वजह से होता है। या कई लोगों के बीच में पैरों में ऐसे 2 उंगलियों के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीजें इन सारी चीजों की वजह से होती हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, डायरिया, हाइपर किरोटोसिस, पेरीफेरल, कितने खतरनाक नाम होते हैं, न्यूरिटिस एवं फेफड़े का कैंसर हो जाता है। जिनके नाम इतने खतरनाक है, सोच लीजिए वो खुद कितने खतरनाक होंगे। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण जी के लिए हम कहते हैं जिनकी मतलब क्या है, वो कितना सुंदर होगा, जिनकी महिमा इतनी सुंदर, जिनकी मूरत इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसे ही जिनका नाम इतना खतरनाक है, वो खुद कितने खतरनाक होंगे। अब यहाँ पर कुछ हम ऐसी चीजें देखेंगे जो जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कुछ उपाय या प्लान बनाए गए, योजनाएं बनाई गई, कब आई वो, उनके बारे में हम थोड़ा सा ये टेबल में समझ लेंगे। जल निकायों का संरक्षण,
क्या है, ये भी है, इसमें और भी सारी चीजें आ गई है। मतलब ये क्या करता है, ये जो भी प्लान वगैरह बन रहे हैं उन पे निगरानी करने का भी काम करता है कई बार। एक है गंगा एक्शन प्लान, ये कब आया, 1985 में। दूसरा आया राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 में। जल प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम कब आया है, 1974 में। नमामि गंगे कार्यक्रम आया है 2014 में। आप टेबल में दिया हुआ है, इसको बस सही जोड़ी के फॉर्म पूछ ली जाती है, सही जोड़ी के फॉर्म में। अब हमारा, चलिए बधाई हो, जल प्रदूषण संपन्न हुआ। ध्वनि प्रदूषण पर आते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, अभी तक तो हमने देखा कि जल के भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया, वायु के रासायनिक और भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया। अब ध्वनि में क्या परिवर्तन हो गया, ध्वनि प्रदूषण क्या हो रहा है, कोई बताएंगे माइक ऑन करके। मैम इसकी एक कुछ में भी शायद डेसिबल में शायद काउंट होता है, वो उससे ज्यादा अगर होता है ना तो वो हियरिंग लॉस या इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। एकदम करेक्ट, सही आंसर है बिल्कुल। कि क्या होता है, अभी नौ दुर्गे जी थी, है ना, गणेश जी भी गए हैं। अभी कोई भी कार्यक्रम होता है, किसी के घर में शादी ब्याह होता है, तो क्या होता है, संगीत का सबसे पहले मेन रोल होता है कि संगीत बजाएंगे, डांस करेंगे। तो संगीत बजा, जब तक वो एक लिमिट में है, हमको, हमारे कानों को प्रिय लग रहा है, मधुर है, तब तक वो ध्वनि है। दो कंसेप्ट समझ लीजिए, एक होता है ध्वनि मतलब ध्वनि मतलब, ध्वनि को क्या बोलते हैं, नॉइज, नहीं नॉइज तो शोर में आ जाता है, ध्वनि को क्या बोलते हैं, साउंड, एग्जैक्टली साउंड। एक होती ध्वनि साउंड, दूसरा होता है नॉइज, शोर। ध्वनि कब है, जब तक हमारे कानों को प्रिय लग रही है, कर्ण प्रिय जिसको बोल रहे हैं हम, मधुर। और जैसे ही वो कर्कश लगने लगी, तकलीफ हमको देने लगी, वैसे ही वो क्या हो गया, प्रदूषण या नॉइस हो गया, उसको हम नॉइस कहने लगेंगे। ये दो कंसेप्ट हैं, यही पूरा ध्वनि प्रदूषण को लेकर चलते हैं। एक सेकेंड का टाइम लीजिए। ये देखिए, किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया कि बैटरी का स्विच ऑन करना है। किया है मैम, मैसेज डाला हुआ है। मैसेज नहीं दिखते ना, मैं एक ही डिवाइस से जुड़ी हूँ। एक सेकंड में, है ना, थोड़ा सा बाहर से डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं बोल दूं जरा। आप लोगों को आ रहा है क्या बैकग्राउंड से साउंड? थोड़ा आता है, लेकिन हमारे भी घर में होता है मैम। एक सेकंड में बोल देती हूँ। बहुत ज्यादा नहीं है साउंड मैडम। चलिए, बोल दिया है उनको। अब हम हमारी उसको आगे बढ़ाते हैं, ध्वनि प्रदूषण को आगे बढ़ाते हैं हम। मतलब ध्वनि प्रदूषण नहीं करेंगे, उसके आगे की चीजों को समझेंगे, नहीं तो आप सोचो कि ध्वनि प्रदूषण को मैडम आगे बढ़ाएंगे। अभी हो रहा था, हम कम करने का प्रयास कर रहे थे। चलिए, डेफिनेशन, परिभाषा और मेजरमेंट कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। ये देख रहा है बेचारी ने कैसे कान अपने बंद कर लिए हैं, हाय राम, चारों तरफ से कितना शोर आ रहा है, मेरा सर दर्द करने लगा है। क्या है इसमें, किन चीजों की भूमिका है, उनको देखते हैं। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण, वो जो मैंने, वो है ना, आपने सबने 3 इडियट देखी होगी ना, जब वो सरल भाषा में बताता है तो समझ में नहीं आता प्रोफेसर को, फिर वो बहुत जटिल भाषा में पढ़ाता। तो अभी हमने सरल भाषा में पहले समझ लिया कि शोर क्या होता है, कर्णप्रिय है तब तक ध्वनि है, और उसके बाद में अगर है तो शोर है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। उच्च तीव्रता मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड है, अवांछनीय शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मीन्स हाई लेवल की हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी की हो गई है, और वो हमको कर्कश लगने लगी है, तकलीफ देने लगी है, बेचैनी हमको, ये देखिए इसके चेहरे पर कितना तनाव और बेचैनी है। तो तब हमने उसको क्या नाम दे दिया, ध्वनि प्रदूषण का नाम दे दिया। इसकी जो मेजरेबल यूनिट है वो डेसिबल है। डेसिबल मापक 0 से प्रारंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है। आज आपको आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा जो वहां एक हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि 30 डीबी स्तर बढ़ाने का ध्वनि में क्या मीनिंग होता है, 30 डीबी, 100 डीबी, 70 डीबी, वो उस क्वेश्चन का आंसर भी अभी आपको मिल जाएगा। हम वापस चलेंगे उस क्वेश्चन पे, लेकिन ये पॉइंट याद रखिए कि जो डेसिबल मापक है वो 0 से प्रारंभ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहरों में ध्वनि की उच्चता का स्तर 45 डीबी निर्धारित किया है। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया है, शहरों में ध्वनि की उच्चता का, जो सिटीज हैं उनमें ध्वनि की उच्चता का स्तर कि आप इतना कर सकते हो। क्यों? शहर कैसे होते हैं, रहवासी एरिया जो होते हैं वहां की बात है ये, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए आपको। फिर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साउंड से लेकर, ध्वनि से लेकर, क्या है, ध्वनि को डेसिबल नामक इकाई में मापा जाता है, ये पढ़ चुके हैं। डेसिबल का स्तर जितना अधिक होगा शोर उतना ही तेज होगा। क्लियर है ये तो, क्योंकि बढ़ ही रहा है उसमें, जैसे बढ़ेगी डीबी, मतलब 1 डीबी है तो कम शोर है, 2 डीबी है तो ज्यादा शोर है, सिंपल सा फंडा है। फिर उसके बाद में डेसिबल पैमाने पर 10 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। डेसिबल पैमाने पर 10 के स्तर में वृद्धि का अर्थ है कि एक ध्वनि वास्तव में 10 गुना अधिक तीव्र या शक्तिशाली है। मीन्स आप ये एक लिखा है यहाँ पर, इतनी सी आवाज हुई है, एक डीबी हुई है आवाज, इसका मतलब क्या है कि ये 10 आ जाएगा, यहाँ इंटू 10 हो जाएगा कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो आप यहीं से आप समझ जाएंगे और अगले पॉइंट से समझ जाएंगे। अतः शोर के स्तर को मानव श्रवण दहली के लिए 1K हर्ट्ज, यहाँ पे 1K का मतलब है 1000, जैसे आप YouTube पे देखते हैं ना 1K लाइक या 1K सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर, 1000 लाइक, ऐसे यहाँ पे 1K का मतलब है 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति पर संदर्भित किया जाता है। रिफरेंस, संदर्भित का मतलब है रिफरेंस लिया जाता है। इस स्तर पर यह सबसे शांत ध्वनि है जिससे सामान्य श्रवणता वाला व्यक्ति समझ सकता है। मीन्स ये ऐसी है कि कोई धीरे धीरे फुसफुसाहट भी कर रहा है तो हम अगर ध्यान लगा कि जैसे पड़ोस के घर में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी आ रही है, हमको ऐसा लग रहा है शायद हमारा नाम कोई ले रहा है, हमारे बारे में कोई बात कर रहा है, तो हम दीवार से टच कर देते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, या दरवाजे के पास टच कर देते हैं, क्या बात चल रही है, अंदर क्या चल रहा है। तो हमारे कान ठीक ठाक है तो हमको वो सुनाई दे जाएगा, समझ में आ जाएगी वो कि क्या चल रहा था मामला। कई बार गलतफहमी भी हो जाती है, कोई कहता कुछ और है, उस फुसफुसाहट को हम ठीक से नहीं सुन पाए तो कुछ का कुछ सुन लेते हैं, रमन का अमन सुन लिया। और श्रवण दहली आवृत्ति पर निर्भर है तथा कान की संवेदनशीलता 2K हर्ट्ज और 5K हर्ट्ज के बीच सर्वोत्तम होती है। अब इस चीज को समझिए। सबसे पहले तो ये क्या बोला है, श्रवण दहली आवृत्ति। दहली का मतलब समझते हैं, ये दहली दिल्ली वाला नहीं है, दहरी है दरअसल, हम जिसको दहरी बोलते हैं। हमारे दरवाजे जो होते हैं, चौखट, सबके घर में होती है, चौखट होती है, दहरी होती है, उसके अंदर और बाहर हम जाते हैं कि भाई कभी किसी ने बोल दिया कि इस दहरी के बाहर कदम मत रख देना, अगर चले गए तो आज के बाद आना नहीं। तो ये एक किसी चीज को हम कहते हैं मापने के लिए एक हमने क्राइटेरिया, इसको सरल शब्दों में आप क्राइटेरिया एक बोल सकते हैं हमारे लिए, कि हमने पढ़ा भी है कि मानव कितने से कितने तक सुन सकता है। तो 2K हर्ट्ज की, यहाँ पे 2K हर्ट्ज इस वे में देखिए, ये गुणा वाले वे में देखिए, यहाँ पे आपने 20,000 वो पढ़ा है, वो भी एकदम करेक्ट है, वो भी अभी आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन इस टर्म को भी याद रखिए। ये जब हम इसके गुणा वाले फॉर्म में पढ़ेंगे तो 2K हर्ट्ज से लेके 5K हर्ट्ज के बीच तक हमको ये बेस्ट होती है। इसके लिए हम कंफर्ट है, इससे ज्यादा और कम होगी उसके लिए हम, कम में इतना नुकसान नहीं होता है क्योंकि नहीं सुनाई दे रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान है, लेकिन ज्यादा
शोर कानों में जाएगा जबरदस्ती तो हमारे कान का पर्दा फाड़ देगा। यहाँ पर ये पॉइंट क्या बता रहा है 1000 हर्ट्ज की, अगर मान लीजिए यहाँ 30 है, यही वो क्वेश्चन था ना हमारा। आप खुद अच्छा आंसर देंगे, मैं नहीं बता रही हूँ। यहाँ आपका ये 1000 हर्ट्ज दिया है इन्होंने, देहरी मानिए कि मतलब यहाँ से हम सुनना स्टार्ट कर सकते हैं। फुसफुसाहट है तो यहाँ से हमको सुनाई दे जाएगी। और इसका मतलब ये है कि इस 30 को मान के चलिए, इस 30 को 30 गुणा 10 मान के चलिए, ठीक है। ये जो वो क्वेश्चन था ना उसके हिसाब से बता रही हूँ, आप गुणा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, मैंने गुणा के फॉर्म में गलत बता दिया है, एक सेकेंड, आप थोड़ा और पढ़ लीजिए आगे का, फिर क्लियर हो जाएगा। डेसिबल का उपयोग करके मानव श्रवण को संशोधित किया जा सकता है। मतलब किसी को कम सुनाई देता है तो वो जो मशीन आती है उसमें डेसिबल को बढ़ा के अवेलेबल करा दिया जाता है। श्वसन के दौरान 10 dB स्तर की ध्वनि हमको सुनाई देती है और सामान्य बातचीत की जो ध्वनि का स्तर है वो 65 dB होता है। 10 इंटू 10 इंटू 10 ये है, ये 130 मान लीजिए इसको, पहला 30, ये दूसरा 30, ये तीसरा 30। तो यहाँ अभी 30 को माइंड मत कीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। यहाँ आप 10 को ही माइंड रखिए। वो क्वेश्चन के उससे बताया है कि यहाँ पे 10 का गुणा हुआ 10 तो कितना हो गया 100, और 100 में 10 का गुणा हुआ तो कितना हो गया 1000 हो गया। ये यहाँ पे इस वाली चीज का है ये। चलिए एक बार उस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, ये है नहीं, ये वाला है। देखिए इसमें क्या पूछा है इन्हें, ध्वनि प्रदूषण के स्तर में 30 डेसिबल की वृद्धि निम्नांकित में से किसका द्योतक है। इस 30 का मतलब क्या है, 30 का मतलब ये वाला है इसका आंसर, ध्वनि की तीव्रता में 1000 गुणा वृद्धि। समझ गए कैसे है, समझ गए या नहीं, पहले ये बताइए। नो मैम, फिर से समझा दीजिएगा मैम। ठीक है, देखिए यहाँ उन्होंने क्या कहा था, फिर से हम उसी स्लाइड पे जाएंगे। सुनने की क्षमता ही 1000 तक की है। हाँ ये हाँ, इसलिए मैम समान स्तर तो अभी 65 डेसिबल बताया ना, ऐसा? वो एक सामान्य नहीं, मैंने क्या बोला, हमने दीवार पे कान टच कर लिया अपना, वहां से सुनना हम स्टार्ट कर देते हैं, हमें सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। कहीं पेड़ों की आवाज आ रही है, फुसफुसाहट कहीं दूर हो रही है, वो हमको सुनाई दे जाएगी, सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है वहां से। लेकिन हम जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, बहुत फुसफुसा के पढ़ाऊंगी, तो आपको समझ में थोड़ी आएगा, आएगा क्या। जैसे अभी मैंने पूछा आपको बाहर का बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा है, आपने क्या कहा आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, क्या बोल रहे हैं वो नहीं पता चल रहा है, बस ये है कि कोई कुछ हो रहा है, वहां बातचीत चल रही है, तो वो पता नहीं चल रहा है कि क्या है, मतलब स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब संवाद स्पष्ट हो, जब जो मैं कह रही हूँ वो आपको सुनाई दे, समझ में आने के लिए उसका स्पष्ट सुनाई देना जरूरी है ना, तो स्पष्ट समझ वाली सुनाई देने वाली कहाँ से, वो 65 है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है सुनाई देना, वो 30 dB से स्टार्ट हो जाता है। वो 30 कितना है, वहां पे 10 मान के चलिए उसको, 10 गुना वो बढ़ रहा है, और ऐसे 30 में मतलब एक मतलब 30, एक 10 मतलब 30। अब मैं एक्सप्लेन उसको, रुकिए और स्लाइड देखेंगे ना, आगे लिख रखा है मैंने, क्योंकि वो वैसे मैं एक्सप्लेन उसको अभी कर नहीं पा रही हूँ। समझ लिया था मैंने समझाने के लिए, लेकिन अभी वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। कहाँ थे हम, ये है,
प्रीति मैम आप कर रहे हैं क्या इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा? मैम इसमें सामान्य तौर पे जो हमारी जो ध्वनि का स्तर होता है वो हम 10 गुना के 1 हर्ट्ज के हिसाब से 10 गुना के हिसाब से वृद्धि होती है ना? हाँ, तो 1 हर्ट्ज के हिसाब से इसमें 1 हर्ट्ज का होता है 1000 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 30 हर्ट्ज की बात की गई है, तो 30 हर्ट्ज का मतलब हुआ मतलब वो 1000 गुना उससे वृद्धि होगी, ऐसा है। पवन जी समझ गए अब? मैं मतलब शब्दों में पिरो नहीं पा रही थी उसको, वो मैम ने बहुत जी थैंक मैम, यू मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। ऐसा है वो सारा खेल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को समझते हैं। ये सारे मतलब ये जितने भी फैक्टर है ना, इन सब से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, या आपको वही कारण एब्रिविएशन और जो रीजन वाले क्वेश्चन है वैसे बन सकते हैं। इसलिए एक एक फैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के, ना सिर्फ रट के, समझ के भी जाइएगा। फिर ये मनुष्य का श्रव्य परास एक चीज होती है, मतलब ह्यूमन हियरिंग रेंज, कि कहाँ से कहाँ तक हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेके और 20 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। मनुष्य केवल इसी रेंज की ध्वनि को सुन सकता है, इससे कम और ज्यादा को नहीं सुन सकता। श्रव्य परास से अधिक आवृत्ति की तरंगों को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स, और श्रव्य परास से कम आवृत्ति की तरंगों को अवश्रव्य या इंफ्रारेड कहते हैं। आपने सुना होगा चमगादड़ का नाम, चमगादड़ देखा भी होगा। उसको हम क्या बोलते हैं कि उसको दिखाई नहीं देता है, और हमने देखा है कि उल्टे लटके रहते हैं। तो वो कैसे चलते हैं? वो बहुत तेजी में उल्टा तिरछा, मतलब हाँ, कभी लेकिन चलेगा। कभी भी किसी से टकराते नहीं है वो। क्यों? क्योंकि वो बहुत बारीक रेस को भी पकड़ लेते हैं। वो ये अल्ट्रासोनिक रे, इंफ्रारेड्स को, वो इंफ्रारेड्स के थ्रू वो चलते हैं। इंफ्रारेड से चलते हैं ना मैम? हाँ, पराश्रव्य अवश्रव्य, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो गया, ये मैं देख नहीं पाई ये वाला एग्जांपल। ये आता है क्वेश्चन, कल क्लियर कर दूंगी एकदम इसको मैं। वो रेस के कारण ही कहीं टकराते नहीं है, टकराने से पहले ही उनको समझ में आ जाता है, साउंड वो कैच कर लेते हैं, जो हल्का सा भी साउंड होता है वो कैच कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 150 डीबी से ऊपर ध्वनि स्तर, जेट विमान या रॉकेट के टेक ऑफ से जो उत्पन्न होता है, उसको वो उसका कितना होता है लेवल, 150 डीबी से ऊपर होता है, जो हमारे कान के पर्दों को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है भारत में ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक, अब एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग नॉइस इन इंडिया। भारत में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक मतलब जो ध्वनि से ध्वनि को भी तो चाहिए ना कोई वाहन, जैसे हमने क्या देखा था, हीमोग्लोबिन को चाहिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए बस का काम करता है, ध्वनि के लिए एयर बस का काम करती है, या कोई भी मतलब एक माध्यम के थ्रू ही वो जाती है, कोई ना कोई उसको एक मीडियम चाहिए रहता है। निर्वात में ये क्वेश्चन आता है कि निर्वात में ध्वनि की जो तीव्रता है वो कैसी होती है, शून्य होती है। जहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, वहां पे कोई ध्वनि नहीं होती है। ध्वनि के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक हवा, और उस हवा का किसी ना किसी चीज के साथ में घर्षण, तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। तो जैसा जो मीडियम है जैसा होता है, ध्वनि वैसी होती है। जैसे कोई मेटल है तो मेटल में ध्वनि ज्यादा होती है, उसकी अपेक्षा दूसरी चीजों में कम होती जाती है। तो दिन का समय सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक तथा रात्रि का समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित किया गया। मतलब कि आप वायु से मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर का ही है कि आप इतनी सुबह के 6 से रात्रि के 6 बजे तक डिसाइड किया गया है। जैसे आप कोई सो रहा है रात में तो आप शोर नहीं कर सकते, पेशेंट रहते हैं, इस टाइप से कि लोगों को जो सोने का टाइम है उसमें आप डिस्टरबेंस नहीं कर सकते। दिन का टाइम आपको 6 से रात्रि के 10 बजे तक दिया है, वो निर्धारित की गई है चीजें।
कि कब से कब तक कितना आपको रखना है, वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे। और शांत क्षेत्र जो है उसमें क्या आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आते हैं और जुडिशियल बॉडीज आती हैं। इनके चारों तरफ 100 मीटर तक का क्षेत्र सम्मिलित है। फिर क्या क्या है, कितना हमको हम रख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए पिक्चर्स भी लेकर आए हैं ताकि और आसानी से हमारे माइंड में रहे चीजें। औद्योगिक क्षेत्रों में ही, कारखानों में ही सबसे ज्यादा ध्वनि होती है, तो दिन के समय वो कितना कर सकते हैं 75 और रात्रि में 70। वाणिज्यिक मतलब जो हमारे जितने भी मार्केट होते हैं उसमें 65 डे में और नाइट में 55। जो हमारे आवासीय क्षेत्र होते हैं उनमें नाइट में 55, सॉरी डे टाइम में 55 और नाइट में 45। जो कैसे वाले क्षेत्र हैं, शांत परिक्षेत्र है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, उनमें कितना होना चाहिए, दिन में 50 और रात में 40। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज ये क्वेश्चन आया है सही जोड़ी मिलाने के लिए। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा इसी फॉर्म में, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कहाँ पर कितनी डीबी की दिन में कितनी होनी चाहिए, रात में कितनी होनी चाहिए, आता है ये क्वेश्चन। अभी हमारा मानव स्वास्थ्य पर हमको प्रभाव देखना है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। एक तो सुनने की क्षमता में कमी आती है, कब 70 डीबी से कम आवाज स्तर मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक नहीं है। 70 डीबी से कम है, 65 तक तो हम नॉर्मली सुनते हैं, कोई बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोलता है, कोई गुस्से में आ जाता है तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तो वो 70 तक हम उसका सुन लेंगे, सहन कर लेंगे। उसके बाहर जैसे ही लिमिट क्रॉस हुई, देहरी पार करी, तो वहां गड़बड़ शुरू हो जाएगी, फिर उसकी आवाज हमको कर्कश लगने लगेगी। यहाँ तक कि अगर हमारा ऑन रोड मकान होता है, जैसे मेरा है, तो कोई भारी वाहन, बड़ा वाहन जाता है तो कान बंद करने पड़ते हैं, ऐसा लगता है कितना शोर हो रहा है। ये ध्वनि प्रदूषण में जाता है, मतलब वो 70 डीबी से, बहुत सरल है समझना कि 70 डीबी के नीचे है या नहीं है। आप खुद एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सी चीज इसमें आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है, 70 के ऊपर और नीचे। आपको कर्कश जहां भी लगने लगे समझ लीजिए कि 70 के ऊपर है वो। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 8 घंटे से अधिक समय तक 85 डीबी से ऊपर लगातार शोर खतरनाक हो सकता है। ये एक उन्होंने जनरल दिया है और वो शहरों के लिए दिया था उन्होंने। वयस्कों के लिए 140 डीबी और बच्चों के लिए 120 डीबी का ध्वनि प्रदूषण श्रवण क्षति का कारण बन सकता है, मतलब परमानेंट जो है वो बहरा हो सकता है। बच्चा है तो 120 पे, और अगर वयस्क है तो फिर एडल्ट है तो 140 पर। ध्वनि प्रदूषण मनोवैज्ञानिक विकारों का कारण बन सकता है। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, इस टाइप के जो आते हैं वो साइकोलॉजी वाले उसमें आते हैं, जो एक भावनात्मक प्रतिक्रिया का वर्णन करने वाला शब्द है। स्पष्टता ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति की श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। देख रहे हैं ना कि ना सिर्फ कानों को खराब कर रहा है, कान खराब कर रहा है तो क्या हो रहा है, फिजिकल हो गया, कान के साथ साथ दिमाग खराब करने लगा तो क्या हो गया, मेंटल हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, सोमेटोसाइको मतलब मनोकायिक या मनोशारीरिक रोगों के लिए भी उत्तरदायी होता है ध्वनि प्रदूषण। इसलिए कभी अगर ऐसा आए कारण वाले क्वेश्चन में, कथन कारण वाले में, तो ये मत सोचिएगा कि इससे मनोकायिक कैसे हो रहा है, मनोकायिक भी आएगा इसमें। या 4 ऑप्शन में भी दे रहे हैं, 3 सही है, 2 सही है, 1 सही है, कौन सा सही है, कितने नहीं, उसमें भी आप इसको ध्यान रखिएगा इस चीज को कि मनोशारीरिक होता है ध्वनि प्रदूषण से भी। नेक्स्ट, शोर के स्तर के आधार पर, ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है कुछ, कि 0 डीबी है तो कोई ध्वनि बोधगम्य नहीं है, मतलब हम कोई ध्वनि सुन ही नहीं रहे, 0 है मतलब डीबी कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं है, तो श्रवण दहली। 20 डीबी में क्या आएगा, 1 मीटर की दूरी पर सुनी गई फुसफुसाहट, पेड़ों में हल्की वायु जैसे सरसराहट सी हमको सुनाई देती है, तो इसमें हमको क्या लगता है, गहरी शांति की भावना रहती है, अच्छा है, शांत माहौल है। और
इसमें आपको लगेगा कि यहाँ क्यों नहीं है गहरी शांति की भावना, यहाँ कुछ पता ही नहीं है कि है या नहीं है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कुछ एक चीज होना तो चाहिए, कुछ ना कुछ कॉम्परेटिव करने के लिए दो चीजें होनी ही चाहिए। यहाँ पे तो है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। फिर 30 dB में क्या होता है, कम आवाज वाली बातचीत रहती है इसमें और शांति की भावना रहती है। 40 dB पुस्तकालय, रेफ्रिजरेटर, रात में एक शांत सड़क, एक शांतिपूर्ण क्षेत्र की फीलिंग आती, कुछ ना कुछ तो रहता है लेकिन इतना नहीं रहता, फिर भी फीलिंग रहती है शांति की। और 50 dB में क्या होता है, मध्यम बारिश की जो आवाज होती है, वॉशिंग मशीन की जो आवाज होती है, अशांति की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। ये हमारा नॉइस पोल्यूशन हो गया। अब टाइम मैम मैम 0 dB हम समझ सकते हैं वो निर्वात की स्थिति में ना मैम, ऐसा? हाँ एग्जैक्टली, निर्वात की स्थिति समझ सकते हैं। समान टाइम तौर पर हम क्या देखेंगे मैम, जैसे कि हम कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसा किस प्रकार हम जानेंगे 0 dB? क्या चीज? ऐसे तो निर्वात हम जानेंगे, लेकिन ऐसा लगेगा तो हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा मैम 0 dB में? एग्जाम्पल 0 dB में एग्जाम्पल, जहां हवा भी, जैसे वैक्यूम वैक्यूम बॉडी जो होती है ना, जहाँ पे मतलब बिल्कुल हवा को भी बंद कर दिया, हवा भी नहीं जा सकती। जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं, है ना, घर में हम एयर टाइट कंटेनर लाते हैं जिससे सामान रखते हैं, उसके अंदर तो खराब ना हो, उसमें हवा भी नहीं जा सकती है। मतलब जहां हवा नहीं जा सकती वहां ध्वनि भी नहीं जा सकती, इसको ऐसे रख सकते हैं आप। जी मैम। ठीक है, जी चलिए। तो आज मृदा प्रदूषण करना है या फिर कल तो छुट्टी रहेगी आपकी, कल और परसों दोनों दिन छुट्टी रहेगी। टेस्ट है आपका 29 को, तो बताइए अभी कंटिन्यू करना है या फिर ओवर करें? जैसा मंडे को कंटिन्यू करते हैं मैम, कंटिन्यू करते हैं, मंडे को। मंडे को कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी हमारा ये हो गया है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए मैम। ओके मैम। समझ में आया? कुछ चीजें हालांकि थोड़ी सी मेरे माइंड से हो रही थी यार। मैं ही करती हूँ क्या, आपको खोलना पड़ेगा क्या? मैं ही करती हूँ। मैम PDF सेंड कर देना आप इसकी। PDF कर देंगे सेंड, बिल्कुल।